आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अठारह सितंबर 2022 उस रोज ये ऐलान किया गया कि मुकुल रोहतगी देश के अगले सॉलिसिटर जनरल होंगे। के वेणुगोपाल अब तक ये पद संभाल रहे थे। मुकुल रोहतगी इससे पहले 2014 से 2017 तक अटॉर्नी जनरल का पद संभाल चुके हैं। जून 2017 में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अटॉर्नी जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था। कभी अटॉर्नी जनरल को चर्चा में देख के, खबरों में सुन पढ़ के आपने ये जरूर सोचा होगा कि ये अटॉर्नी जनरल होते कौन है, काम क्या होता है इनका और इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो आज इस पर ही बात होगी। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 76 में यह कहा गया है कि सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ये सरकार के सबसे विधि अधिकारी होते हैं। इन्हें ही अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है। इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ये भारत के किसी भी कोर्ट में सरकार का पक्ष रख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह होती है कि वो मुकदमा सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के अधिकारों और उनके काम के बारे में विस्तार से बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर विराग गुप्ता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में प्रावधान है और अनुच्छेद 76 और 309 इन दोनों के तहत एक लॉ ऑफिसर्स के लिए नियमावली बनाई गई है जो 1972 में बनाई गई थी, फिर उसमें 1987 में बदलाव किए गए। तो उन नियमों के तहत सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल, जिन्हें पहले असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल बोला जाता था, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। ये नियुक्तियां जो एसीसी हैं उनकी रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति करते हैं और इनका टेन्योर सामान्यतः 3 साल का होता है। ये सरकारी मामलों में, किसी भी सूट में, किसी भी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट या देश की किसी भी अदालत के सामने अपीयर हो सकते हैं और केंद्र सरकार या पीएसयूज या दूसरे सरकारी मामलों में सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। एक अलग आदेश के तहत यह क्लैरिफाई किया गया है कि सामान्यतः ये लोग सरकार के खिलाफ किसी भी मुकदमे में अपीयर नहीं हो सकते हैं और परंपरा ये भी है कि निजी मुकदमों में भी ये अपीयर नहीं हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल संसद की कार्यवाही में भी हिस्सा लेते हैं। भले ही ये संसद के सदस्य ना हो, लेकिन इन्हें किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होता है। ये विधेयक को लेकर होने वाली चर्चा में सरकार का पक्ष रख सकते हैं। हालांकि इन्हें ना तो किसी बिल पर संसद में होने वाली वोटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार है और ना ही इन्हें किसी भी प्रकार का कोई वेतन या भत्ता दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल का काम सरकार के सभी बड़े मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने का होता है। इतने बड़े काम को ये अकेले नहीं संभाल सकते, इसलिए इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया जाता है। विराग गुप्ता। अटॉर्नी जनरल देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं और उनके पास अनेक विशिष्ट अधिकार होते हैं। अटॉर्नी जनरल कैबिनेट की मीटिंग में भाग ले सकते हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, यद्यपि उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। और अटॉर्नी जनरल के बारे में जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो उनके बारे में प्रावधान है, उसका संविधान में प्रावधान है। इसलिए अटॉर्नी जनरल का जो पद है वह संवैधानिक पद है और जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनको कानून के तहत उनकी नियुक्ति होती है, इसलिए वह वैधानिक पद है। अटॉर्नी जनरल के पास में कई बार अनुच्छेद 143 के तहत जो रेफरेंसेस होते हैं उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से उनको रेफरेंसेस एड्रेस करने का अधिकार रहता है और कई सारे महत्वपूर्ण मामलों में उनकी भूमिका सुपीरियर होती है। इसलिए अगर हम एक प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो अटॉर्नी जनरल एक बड़े पद हैं और अटॉर्नी जनरल के लिए कोई दूसरा सहायक पद नहीं है, जबकि सॉलिसिटर जनरल एक कानून के तहत बनाई गई व्यवस्था है जिसमें एक अलग एक हायरकी बनी हुई है। उनकी सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट और देश के अनेक हाई कोर्टों में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पदों की व्यवस्था है।
और उसमें भी उनके नीचे भी एक असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, जिसमें सरकार ने बदलाव करके उनका नाम डिप्टी सॉलिसिटर जनरल कर दिया है, उनकी व्यवस्था है। तो ये सारी हायरकी में जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो उसके सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं और वो उसके प्रशासनिक तरीके से कामों का वितरण करते हैं और उसके अनुसार फिर केंद्र सरकार के मामलों को सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट और अन्य ट्राइब्यूनल्स और अदालतों में ये जो सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल